हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिहार के प्राकृतिक संरचना के बारे में, बिहार के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम लोग बिहार के भूगोल के संबंध में, बिहार के बारे में एक सामान्य परिचय देख लिए थे। कुछ चीज़ें जो है बिहार के भूगोल के संबंध में समझ लिए थे। तो आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है, बिहार के जो प्राकृतिक संरचना है या फिर भौगोलिक विस्तार है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संरचना क्या होता है। ठीक है, देखिए किसी भी एरिया को जो है ना दो रूपों में बांटा जाता है। एक तो हम लोग राजनीतिक तौर पर बांटते हैं, जैसे जिला के रूप में बांट देते हैं, राज्य के रूप में डिवाइड कर देते हैं, प्रखंड अनुमंडल के रूप में डिवाइड कर देते हैं। और एक नेचुरल डिवीजन होता है, इसमें कहीं पर पर्वत होता है तो कहीं पर पठार होता है, कहीं मैदान होता है तो कहीं पर जो है आपको पहाड़ी दिखाई देगा। तो आखिर हम लोग देखेंगे कि बिहार जो है वो पर्वत के मामले में, पठार, मैदान और पहाड़ी के मामले में जो है किस रूप में विभक्त है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विभाजन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक संरचना। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है वो सारी चीजें भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखिएगा तो कई सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो थोड़ा सा जो है वो सीरियसली इस टॉपिक को लेना है, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो छूटे न पाए। तो आइए समझते हैं बिहार के प्राकृतिक विभाजन को। सबसे पहले जो है इसको क्या किया गया है, तीन खंडों में जो है वो डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा, कितने खंडों में डिवाइड किया गया है, तीन खंडों में डिवाइड किया गया है। एक जो पहला खंड हो गया वो शिवालिक, पर्वत और तराई का क्षेत्र हो गया। दूसरा जो खंड हो गया वो गंगा का मैदान हो गया। और तीसरा जो हो गया वो दक्षिण का पठार हो गया। तो शिवालिक, पर्वत और तराई क्षेत्र ये क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। देखिए हिमालय जो है हमारे भारत के जो है उत्तर में देखिएगा तो हिमालय श्रृंखला जो है अवस्थित है। और हिमालय को चार खंडों में डिवाइड किया गया है। इसमें से एक हो जाएगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे बाहरी जो हिमालय है वो शिवालिक हिमालय है। तो ट्रांस, बृहद और मध्य हिमालय जो है वो बिहार में टच नहीं करता है, लेकिन शिवालिक हिमालय का कुछ अंश जो है वो बिहार में आकर के टच करता है, जो बिहार में जो है एक पर्वत का एक अच्छा खासा स्रोत बन जाता है। ठीक है, वही एरिया जो बिहार में थोड़ा सा फैला हुआ है, उसी एरिया को जो है बिहार के प्राकृतिक संरचना के तहत जो है शिवालिक क्षेत्र कहा गया है। और इसके अलावा जो है नेपाल और बिहार के समानांतर रूप से देखिएगा तो वहां पर भी क्या किया गया है, कुछ कुछ ऐसा एरिया है जो दलदली रूप में परिवर्तित हो गया है। क्योंकि हिमालय से जो नदियां निकलती है वो एक जगह पे आके जमा हो जाती है हिमालय के तलहटी में, और वहीं पर दलदल का विकास हो गया है। तो उसी दलदल वाला एरिया को जो है तराई क्षेत्र बोला गया है। तो तीन विभाजन में सबसे पहला विभाजन कौन सा हो गया, सबसे पहला हो गया शिवालिक, पर्वत और तराई का क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो दूसरा विभाजन जो है कौन सा हो जाएगा, गंगा का मैदान का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इस मैप पे गौर कीजिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ऊपर में देखिएगा जो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का एरिया जो खास करके जो पश्चिमी चंपारण क्षेत्र का एरिया है, उस एरिया में देखिएगा तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है विस्तृत है। हिमालय का जो सबसे बाहरी क्षेत्र है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, वो इसी एरिया में जो है विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो खंड आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण से लेकर के और पूर्व में देखिएगा तो किशनगंज तक फैला हुआ एक पतला सा पट्टी है। इस पट्टी को तराई क्षेत्र बोला गया है, क्योंकि ऊपर में हिमालय क्षेत्र है और हिमालय से जो नदियां निकलेगी वो नदी निकल करके जो है वो इसी क्षेत्र में आकर के जमा हो जाती है, यानी इसी क्षेत्र में आकर के संग्रहित हो जाती है। और लंबे समय तक नदियों का संग्रहण कहीं पर रहता है। तो वो क्षेत्र क्या होता है, तो वह क्षेत्र क्या होता है, दलदल के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये दलदली क्षेत्र ही जो है तराई क्षेत्र कहलाता है। तो ऊपर में शिवालिक और इसको दलदली क्षेत्र को मिला करके एक हिस्सा बना दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक, पर्वत और तराई का क्षेत्र। दूसरा कौन सा हो गया, तो गंगा का मैदान हो गया। गंगा के मैदान देखिएगा तो तराई क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र को छोड़ करके और नीचे में देखिएगा तो ये पूरे के पूरे जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के और दक्षिण वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको गंगा का मैदान बोलते हैं। क्योंकि बिहार के बीचों बीच जो है गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी जो है बिहार को दो खंडों में डिवाइड करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार।
तो होता क्या है कि जब नदियाँ जो है वो हिमालय से निकलती है तो निकलने के क्रम में अपने साथ अवसाद को जो है लेकर के चलती है, बहुत सारे मिट्टी को अपने साथ ढो कर के लेकर के चलती है और वही मिट्टी जो है बिहार के क्षेत्र में आकर के जमा हो गया है, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और इसी मिट्टी के जमने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, तो बिहार में जो है मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसी का नाम हो गया बिहार का मैदान। और जो गंगा के उत्तर में है उसका नाम हो गया उत्तरी गंगा का मैदान, और जो गंगा के दक्षिण में है उसका नाम हो गया दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, तो गंगा के मैदान आप लोग समझ गए। उसके बाद कौन सा है आपका दक्षिण का पठार। आप बिहार के दक्षिण में देखिएगा तो आपको यहाँ पर झारखंड ही दिखाई देगा, और झारखंड जो है पूरी तरीके से जो है छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है यानी पठारी वाला एरिया है उसका विस्तृत रूप है। ठीक है, यानी झारखंड में पूरी तरह पठार फैला हुआ है। तो पठार का कुछ कुछ अंश जो है वो बिहार के दक्षिण एरिया में भी दिखाई देता है, जहां पर थोड़े थोड़े मात्रा में जो है वो खनिज संपदा भी बिहार में दिखाई देता है। तो इसी पठार का थोड़ा थोड़ा रूप बिहार के जो दक्षिण में आकर के फैला हुआ है उसी को दक्षिण का पठार बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार को जो है मूल रूप से क्या किया गया है, प्राकृतिक तौर पर 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया शिवालिक व तराई का क्षेत्र, दूसरा हो गया गंगा का मैदान, और तीसरा हो गया दक्षिण के पठार का क्षेत्र। ठीक है, तो बिहार के भौगोलिक अवस्थिति आपको अच्छे से समझ में आ गया थोड़ा सा मैप के माध्यम से। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला से कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना है या फिर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय का कौन सा हिस्सा है, तो हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है बिहार के कौन से जिला में विस्तृत है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। मैप में देखिएगा तो ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र दिखाई देगा। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला बिहार में कहाँ पे फैला हुआ है, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसका लंबाई देखिएगा तो लगभग 32 किलोमीटर जो है लंबा एरिया में फैला हुआ है, और चौड़ाई में देखिएगा तो कहीं पर चौड़ाई ज्यादा है कहीं पर चौड़ाई कम है, यानी लगभग मान सकते हैं कि 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में और 32 किलोमीटर लंबाई में जो है ये क्षेत्र फैला हुआ है बिहार के पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में। वहीं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये बिहार में जो है 932 वर्ग किलोमीटर में या फिर किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। तो ये प्रश्न के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो है वो पर्वत क्षेत्र या फिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये पूरे बिहार के क्षेत्रफल का 0.06% एरिया पर फैला हुआ है, यानी पूरे बिहार के जो क्षेत्रफल देखा जाए 94,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें से जो है 932 वर्ग किलोमीटर में शिवालिक पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। और पूरे 100% में जो है कितना प्रतिशत है, 0.06% पर जो है ये क्षेत्र जो है फैला हुआ आपको दिखाई देगा। तो वही बात हम लिखे हैं, जो पूरे बिहार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 0.06% क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ है। इसके अलावा क्या किया गया है, तो जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर मैप पर गौर कीजिएगा तो एक जो ऊपर वाला एरिया दिखाई देगा, ये वाला एरिया, इसको बोला गया है सोमेश्वर की पहाड़ी, इसको बोला गया है रामनगर दून, और इसको बोला गया है दून घाटी। क्या बोला गया है, दून घाटी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला पश्चिमी चंपारण में फैला हुआ है उसको कितने खंडों में डिवाइड किया गया है, तो 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे ऊपर वाला हो जाएगा, बीच वाला जो हो जाएगा वो रामनगर दून हो जाएगा, और फिर उसके नीचे क्या हो जाएगा, दून घाटी हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी देखिएगा तो ये कितना ऊंचा है, 874 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, और ये बिहार के सबसे ऊंची चोटी है। तो एक तो प्रश्न यही बनता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कौन से जिला में विस्तृत है, तो वो हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। और हिमालय के कौन से श्रृंखला का अंश है, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का अंश हो जाएगा। और इसकी सबसे अधिक ऊंचाई जो है कितना है, 874 मीटर हो जाएगा, और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगी, और ये कितना ऊंचा है, तो 874 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊंचा जो है बिहार का कोई भी जमीन या फिर कोई भी क्षेत्र नहीं है, सबसे ऊंचा वाला एरिया यही हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी।
पहाड़ी। उसके बाद रामनगर दून और दून घाटी। सिंपल सा ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि रामनगर दून जो है वो बिहार के कौन से जिला में है, या फिर दून घाटी बिहार के कौन से जिला में है, तो पश्चिमी चंपारण में। कुछ अन्य पॉइंट्स हम यहाँ पर नोट किए हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कूदी नदी जो है वो बिहार के कौन से जिला में है, या फिर बिहार के किस दिशा में अवस्थित है, या फिर कौन से क्षेत्र में अवस्थित है। तो कूदी नदी जो है पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में जो है विस्तृत हो जाएगा। उसके बाद हरहा नदी पूछेगा तो वो भी यहीं पर हो जाएगा, और भिखना ठोरी दर्रा पूछेगा तो वो भी पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में ही हो जाएगा। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोला जाता है, पास बोला जाता है, ठीक है। तो भिखना ठोरी दर्रा भी है, चूंकि जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो क्षेत्र है वो तो पर्वतीय क्षेत्र है, तो दर्रा भी तो पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा। तो भिखना ठोरी दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो एक दो पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अभी जस्ट आपको बता दिए कि तराई का क्षेत्र जो है एक दलदलीय क्षेत्र है, और ये इस एरिया में आपको विस्तृत दिखाई देगा, नेपाल और बिहार के समांतर एरिया में, पश्चिम से लेकर के पूर्व के क्षेत्र में, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला और तराई क्षेत्र आप लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या, बिहार का मैदान समझते हैं, ठीक है। मैदान क्या होता है, तो ये जो है पर्वत या फिर पहाड़ से नीचे होगा, लेकिन समुद्र तल से क्या होगा, ऊंचा होगा और प्लेन होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार में लगभग 96% एरिया देखिएगा तो मैदान का ही दिखाई देगा। पठार भी है, पर्वत भी है, लेकिन अधिक मात्रा में आपको बिहार में नहीं दिखाई देगा, बहुत ही कम मात्रा में आपको बिहार के क्षेत्र में दिखाई देगा। तो ये देखते हैं बिहार के मैदान। सबसे पहले बिहार के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी के कारण हुआ है। अब ये जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, तो नदी क्या करती है, अपने साथ जब चलती है नदी बहुत तीव्र गति से चलती है, बिहार में देखिएगा तो काफी सारी नदियां हैं। एक तो मेन नदी जो हो जाएगा वो गंगा नदी हो जाएगा, इसके अलावा सोन हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, और ये सारी नदियां जो है लगभग हिमालय से होकर के निकलती है, और हिमालय की नदियों में स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो वो नदी जब चलती है तो अपने साथ मिट्टी को काटते हुए चलती है और अपने साथ मिट्टी को बहाते हुए चलती है। तो जो नदी मिट्टी को बहा करके लेकर के आगे जाती है उसी को बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी, और वही मिट्टी जो है नदियों के साथ आ करके और बिहार के क्षेत्र में जो है लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे करके जमा हो गया है, और जमा होने के बाद यहीं पर मैदान का निर्माण हो गया है। तो इसी का नाम क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी। तो वास्तव में बिहार का जो मैदान है वो कौन से मिट्टी से निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित दिखाई देगा, ठीक है। और ये पूरे बिहार के क्षेत्रफल का जो है 96.27% एरिया पर, सामान्य तौर पर ध्यान रख सकते हैं कि 96% एरिया पर जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बिहार में सबसे अधिक क्या है, पर्वत है, पठार है, या फिर मैदान है, तो सबसे अधिक जो है मैदान हो जाएगा। और मैदान होने के नाते ही देखिएगा तो बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्यों में आ जाएगा। एग्रीकल्चर जो है यहाँ के रोजगार के सबसे बड़ा साधन हो जाएगा बिहार में, क्योंकि यहाँ के मैदान ही उस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा तो मैदान को भी जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस मैप को समझिएगा तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बीचों बीच हम क्या किए हैं, यहाँ से देखिएगा तो बीचों बीच जो है ये वाला आपको एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये बीचों बीच गंगा नदी को हम यहाँ पे खींचे हैं, ठीक है। ये गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी के उत्तर वाला जो मैदान है उसको उत्तरी गंगा का मैदान बोलते हैं, और गंगा नदी के जो नीचे दक्षिण वाला एरिया है उसको बोलते हैं दक्षिण गंगा का मैदान। तो ऊपर में कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में कौन सा हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया को छोड़ करके और ये पठार वाला एरिया को छोड़ करके हम ये एरिया और ये एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कि ये मैदान किस रूप में फैला हुआ है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि टोटल क्षेत्रफल कितना है, 96.27% पर फैला हुआ है। अब इस 96% में देखिएगा तो उत्तरी गंगा का मैदान ज्यादा है और दक्षिणी गंगा का मैदान कम है। उत्तरी गंगा का मैदान जो है कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 62.86% एरिया में फैला हुआ है। जबकि दक्षिणी गंगा का मैदान देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 37.15% एरिया में जो है फैला हुआ है। ये किसका क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल का, यानी 96.27% का 62% उत्तरी गंगा का मैदान है और बाकी जो 37% है वो दक्षिणी गंगा का मैदान है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि गंगा के मैदान में सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र जो है बिहार के उत्तर में है कि बिहार के दक्षिण में है, तो उत्तर बिहार के क्षेत्र में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बात और समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ नदी के नाम लिखे हैं, जैसे घाघरा नदी हो गया, गंडक हो गया,
कोसी हो गया, महानंदा हो गया। इसके अलावा नीचे देखिएगा तो गंगा नदी तो यहाँ पर हो ही गया, सोन, क्यूल और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी। इसको थोड़ा सा समझते हैं ये है क्या। इसको समझने से पहले कुछ बात समझिए। एक शब्द आता है उभर करके ज्योग्राफी के अंदर, द्वाब। द्वाब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो जमीन वाला हिस्सा होता है, मैदान वाला हिस्सा होता है, उसको द्वाब बोला जाता है। ठीक है, दो मतलब तो दो हो गया, आब मतलब होता है पानी, यानी दो जलीय क्षेत्र के बीच का जमीन होगा उसी को क्या बोलते हैं, द्वाब बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर एक नदी है घाघरा नदी। अब घाघरा नदी जो हो गया वो तो जलीय क्षेत्र हो गया, यानी एक नदी हो गया, और यहाँ पर एक कौन सा है, गंडक नदी है। ठीक है, तो घाघरा और गंडक के बीच जो ये पूरे के पूरे मैदान एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, द्वाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वाब कहलाएगा। ठीक है, और इसका कौन सा द्वाब नाम है, तो इसका नाम है घाघरा गंडक द्वाब। ध्यान रखिएगा, क्योंकि घाघरा और गंडक नदी के बीच में है तो इसका नाम भी क्या पड़ गया, घाघरा गंडक द्वाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हो गया गंडक नदी और यहाँ पर हो गया कोसी नदी। तो गंडक और कोसी नदी के बीच का जो द्वाब का क्षेत्र है, यानी जो जमीन का क्षेत्र है, इसको बोला गया है गंडक कोसी द्वाब। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा महानंदा नदी। तो कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच में देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जमीन वाला एरिया, तो इसको बोलते हैं कोसी महानंदा द्वाब। यानी उत्तरी गंगा के मैदान को भी हम लोग 3 खंडों में डिवाइड कर दिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पूरे भौगोलिक क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिए, शिवालिक एवं तराई का क्षेत्र, उसके बाद गंगा का मैदान, उसके बाद दक्षिण बिहार का पठार। अब मैदान के क्षेत्र को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अब उत्तरी गंगा के मैदान को भी हम लोग 3 खंडों में डिवाइड कर दिए, घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब, कोसी महानंदा द्वाब। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं कहाँ पे, तो दक्षिणी जो मैदान का क्षेत्र है वहां पे आता है, यानी दक्षिणी गंगा के मैदान के क्षेत्र में आते हैं। देखिए यहाँ पर नदी हो गया गंगा नदी, और गंगा नदी के बाद यहाँ पर कौन सा हो गया, सोन नदी। तो गंगा नदी और सोन नदी के बीच में जो ये जमीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं गंगा सोन द्वाब। क्या बोलते हैं, गंगा सोन द्वाब के नाम से जानते हैं। तो सोन नदी और गंगा नदी के कहाँ पे हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक सोन नदी है और यहीं पर बिहार के दक्षिण में देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको क्यूल नदी। क्या दिखाई देगा, क्यूल नदी। तो सोन नदी और क्यूल नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मगध का मैदान। क्या बोलते हैं, मगध का मैदान। क्योंकि प्राचीन काल में देखिएगा तो आपको मगध साम्राज्य दिखाई देगा, और मगध साम्राज्य का उद्भव जो है इसी क्षेत्र में, जो पटना गया का क्षेत्र है, नवादा जहानाबाद का क्षेत्र है, यहीं से हुआ था। तो इस क्षेत्र का ही नाम या फिर इस मैदान का नाम जो है रख दिया गया है मगध के नाम पर, और इसका नाम क्या हो गया, मगध का मैदान। तो क्वेश्चन पूछेगा मगध का मैदान जो है किस किस नदी के बीच में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सोन नदी और क्यूल नदी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा तो क्यूल नदी और इसके अलावा यहाँ पर जो हो जाएगा आपको देखिएगा भागलपुर के क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, इसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। तो क्यूल नदी और राजमहल के पहाड़ी के बीच का जो मैदान है उसको बोला जाता है अंग का मैदान। प्राचीन काल में जो है 16 महाजनपद था, उसमें से 3 महाजनपद जो है बिहार में था। इसमें से बिहार के दक्षिण में 2 महाजनपद था, एक तो मगध था और दूसरा अंग था। तो अंग महाजनपद जो है वो भागलपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था, तो उसी अंग महाजनपद के नाम पर जो है इस मैदान का नाम रख दिया गया है अंग का मैदान, जो कहाँ हो जाएगा, क्यूल नदी और राजमहल की पहाड़ी के बीच में फैला हुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिहार के बारे में कुछ बातें और समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो बिहार के भौगोलिक संरचना को विराम देते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या, हम लोग समझते हैं बिहार की पहाड़ी। ठीक है, बिहार में कई जगह पे जो है आपको पहाड़ी फैला हुआ दिखाई देगा। पहाड़ी जो है वो 1000 मीटर से नीचे होता है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है, समतल नहीं होगा, नुकीला होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। तो चूंकि बिहार में जो है पर्वत बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा पर्वत है भी, तो वो आपको दिखाई देगा पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में, जो शिवालिक का हिस्सा है, और उसका भी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से अधिक नहीं है, 874 मीटर ही ऊंचा है, 1000 मीटर से कम है, तो उसको पहाड़ी ही बोला जाएगा। इसके अलावा बिहार के दक्षिण के क्षेत्र में देखिएगा तो छोटा छोटा पहाड़ी कई जगह पे उभरा हुआ है, तो उस पहाड़ी से भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग समझते हैं बिहार के पहाड़ी के बारे में। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी जो है वो किस एरिया में होगा, या तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में होगा, या फिर बिहार के दक्षिण के एरिया में होगा। क्योंकि दक्षिण के एरिया में जो है पठार है, तो पठार के एरिया में ही बीच बीच में छोटा छोटा पहाड़ी होता है, या तो पर्वतीय एरिया में होगा। बीच में कहीं पर भी आपको मैदानी एरिया
एरिया में जो है वो पहाड़ या फिर पठार या फिर जो है पर्वत दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से आते हैं, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में देखेंगे तो एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। जस्ट थोड़ा देर पहले ही आपको समझाए थे, सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई जो है 874 मीटर है और ये बिहार के सबसे ऊंचा जो है पर्वत चोटी हो जाएगा। और किस जिला में हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर कई जिला आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम लोग नालंदा में समझ लेते हैं कि नालंदा में जो है कौन कौन सी पहाड़ी जो है वो विस्तृत है। तो थोड़ा सा गौर से याद रखिएगा तो आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिधकूट पर्वत। तो गिरिधकूट पर्वत कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नालंदा में। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पीर पहाड़ी, ये भी कहाँ हो जाएगा, नालंदा में। और उसके बाद बाकी जो है गिरी वाला है, वैभव गिरी, विपुल गिरी, सोन गिरी, रत्नागिरी और राजगीर की पहाड़ी, ये सारा का सारा कहाँ पे हो जाएगा, नालंदा में हो जाएगा। तो अगर इसको याद रखना होगा तो कैसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले हो गया गिरिधकूट की पहाड़ी, उसके बाद हो गया पीर की पहाड़ी और उसके बाद हो गया वैभव गिरी, विपुल गिरी, सोनगिरी, रत्नागिरी और लास्ट में कौन सा हो गया, राजगीर की पहाड़ी हो गया। ठीक है, तो आसानी तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। कहीं पर भी गिरी वाला अगर आपको दिखाई देगा तो याद रखिएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका नालंदा जिला में जो है वो पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, नालंदा के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, जहानाबाद। जहानाबाद में देखिएगा तो दो पहाड़ी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है, जो हिस्टोरिकल रूप से भी काफी आपको प्राचीन काल में जो है दिखाई देगा। जब आप लोग जो है अशोक और अशोक के पुत्र जो दशरथ था उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि अशोक और अशोक के पुत्र दशरथ जो है कई गुफाओं का निर्माण किया था। और ये गुफा का निर्माण जो है वो जहानाबाद के क्षेत्र में जो विस्तृत पर्वत श्रृंखला है या फिर पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुन की पहाड़ी, इसी क्षेत्र में जो है करवाया गया था। तो हिस्ट्री में भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो जहानाबाद में कौन सी पहाड़ी हो गया, बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुन की पहाड़ी। हालांकि बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुन की पहाड़ी जो है जहानाबाद और गया के सीमा पर हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से देखिएगा या फिर अधिकांश रूप से विस्तृत देखिएगा तो ये जहानाबाद में ही ज्यादा जो है विस्तृत दिखाई देगा। तो दो पहाड़ी यहाँ पर ध्यान रखना है, एक हो जाएगा बराबर की पहाड़ी और एक हो जाएगा नागा अर्जुन की पहाड़ी, जो मूल रूप से कहाँ पे हो जाएगा, जहानाबाद में। हालांकि अगर इसके सीमा देकर के पूछेगा तो सीमा पर भी आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, गया में आते हैं। ठीक है, तो गया में कई तरह की जो है आपको पहाड़ी दिखाई देगा, रामशिला, भूतशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी की पहाड़ी, कटारी की पहाड़ी, जेठियन की पहाड़ी, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ब्रह्मयोनी की पहाड़ी से जो है क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। भूतशिला, प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन की पहाड़ी, कठारी की पहाड़ी, ये सब कहाँ पे हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा आपके गया जिला में हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस में अगर ध्यान रखिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग और रिवाइज करते हैं। ऊपर में हम लोग चलेंगे पश्चिमी चंपारण में तो एक हो जाएगा आपका राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नालंदा में, तो नालंदा में हो जाएगा गिरिधकूट की पहाड़ी, पीर की पहाड़ी। उसके बाद हो जाएगा वैभव गिरी, विपुल गिरी, सोनगिरी, रत्नागिरी और राजगीर की पहाड़ी हो जाएगा। वहीं जहानाबाद में आएंगे तो दो हो जाएगा, बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुन की पहाड़ी। उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे गया में, तो गया में कौन कौन सा हो जाएगा, रामशिला, भूतशिला, प्रेतशिला, उसके बाद हो जाएगा जेठियन की पहाड़ी, कटारी की पहाड़ी, ब्रह्मयोनी की पहाड़ी, ये सब कहाँ पे हो जाएगा, तो ये सब जो हो जाएगा आपके गया जिला में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ पे, मुंगेर में। तो मुंगेर में एक पहाड़ी है जो काफी प्रसिद्ध है, खड़गपुर की पहाड़ी। और ये खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो देखिएगा तो सोना के लिए काफी प्रसिद्ध हो जाएगा या फिर अन्य जो खनिज संपदा है उसके लिए भी काफी प्रसिद्ध हो जाएगा। हालांकि जमुई भी जो है वो सोना के लिए काफी प्रसिद्ध एरिया है बिहार में। ठीक है, तो हम लोग अक्सर सुनते हैं खड़गपुर, तो खड़गपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है और कई बार पश्चिम बंगाल भी विकल्प में दे देगा तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। खड़गपुर जो जगह पड़ता है वो भले ही पश्चिम बंगाल में है लेकिन खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भागलपुर में देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपका राजमहल की पहाड़ी, जो भागलपुर यानी बिहार और झारखंड की सीमा पर दिखाई देगा। ठीक है, और इसी क्षेत्र में देखिएगा तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। वो संथाल विद्रोह जो है राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में ही जो है सिद्धो कानू और चांद भैरव द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी जो है आपको काफी ज्यादा जो है वो जियोग्राफिकल चीजें दिखाई देगी। अगर आपको जियोग्राफिकल चीजें अच्छे से पता है तो हिस्ट्री भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ बिहार में अवस्थित जो है वो
पहाड़ी हो गया। इसके अलावा एक और बच गया था हम लोग का दक्षिण बिहार का पठार। दक्षिण पठार में देखिएगा तो ये जो है खनिज संपदा के लिए काफी प्रसिद्ध है। हालांकि बिहार में खनिज संपदा जो है बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि 2000 ईस्वी में जब झारखंड बिहार से टूट करके अलग हो गया, बिहार के जो अधिकांश था खनिज संपदा वाला क्षेत्र था, जो छोटा नागपुर के रूप में जो है विद्यमान था, वो झारखंड में चला गया। और झारखंड में जाने के बाद जो है बिहार के पास खनिज संपदा बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है खनिज संपदा बिहार के दक्षिण एरिया में दिखाई देता है। जैसे आप देखिएगा तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में जो है आपको चूना पत्थर दिखाई देगा, पैराइट से दिखाई देगा। सोना जो है आपको जमुई में देखिएगा तो काफी अच्छे पर्याप्त मात्रा में जो है वो भंडारित पाए गए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा मात्रा में। तो ये खनिज संपदा वाला प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण के पठार का क्षेत्र देखिएगा तो ये इस एरिया में फैला हुआ है। अब समझिए, एक पर्वत है विंध्यन पर्वत, या फिर इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र का ही पूर्वी विस्तार जो है आपको दिखाई देगा कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में, और इसी को यहाँ पर जो है कैमूर का पठार या फिर रोहतास के पठार के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है वो बिहार के कौन से हिस्सा में फैला हुआ है, तो बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में और कैमूर रोहतास के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको कैमूर के पठार या फिर रोहतास के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसके अलावा इस एरिया में भी देखिएगा तो यहाँ पर भी जो है दक्षिण का पठार आपको दिखाई देगा, जो अलग अलग खनिज संपदा के लिए काफी संपन्न क्षेत्र दिखाई देगा, ठीक है। और ये पूरे बिहार के क्षेत्रफल का जो है वो 3.67% पर जो है फैला हुआ है। तो बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र जो है किसका है, मैदान का है। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक क्या है, पठार है। और सबसे कम क्या हो जाएगा, तो पर्वत या फिर पहाड़ हो जाएगा, जो 0.06% एरिया पर जो है फैला हुआ है। तो उसी को हम यहाँ पे नोट किए हैं, देख सकते हैं। 96.27% पर जो है मैदान हो जाएगा, 3.67% पर जो है पठार हो जाएगा, और सबसे कम पर्वत या फिर क्या हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र जो है आपको बिहार में दिखाई देगा। और इस तरीके से हम हमारे बिहार का जो है प्राकृतिक संरचना कुल जो है 100% पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो इसी के साथ जो है आपके बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है या फिर बिहार की जो भौगोलिक संरचना है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिएगा, और रिवाइज करके जो है आप लोग प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे, और लगभग सारे प्रश्न यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।